गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर सदिश ए का कर्ल। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पढ़ा था। वहां पर हमने ग्रेडियंट फाई के लिए, ठीक है, ग्रेड फाई के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था। ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने स्केलर क्वांटिटी का निकाला था। ये स्केलर क्वांटिटी का हम निकालते हैं, लेकिन जो हमारे पास में रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, यानी जो ग्रेड होता है किसी भी अदिश राशि का, ग्रेडियंट जो होगा वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी अदिश के लिए ग्रेडियंट का मान ज्ञात किया था और वो हमने वक्र रेखीय निर्देशांकों के अंदर, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ज्ञात किया था। ठीक है, ग्रेडियंट के अलावा आप लोगों के डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है कि किसी वेक्टर का हम डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और किसी भी वेक्टर का हम कर्ल कैसे निकालते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे निकालते हैं। वो आप लोगों ने किसमें पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। आपने एक्स वाई जेड के अंदर कि एक्स वाई जेड निर्देशांकों में हम डाइवर्जेंस और कर्ल को कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई फर्स्ट ईयर के अंदर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये तीनों एक्सप्रेशन आपने किसमें पढ़े थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इस लेक्चर में आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा हम लोग इसे वक्र रेखीय निर्देशांकों के अंदर पढ़ेंगे, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यहाँ पर हम कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनको निकालेंगे, उसके बाद में इनको हम एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन आता है वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज हम कर्ल के बारे में पढ़ेंगे कि सदिश ए का कर्ल जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का जो कर्ल है हमारा कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वक्र रेखीय निर्देशांकों के अंदर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां पर जो कर्ल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, यानी कर्ल का जो हमारा फॉर्मूला आता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल जो होगा वो भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। यानी जब हम किसी वेक्टर का कर्ल निकालते हैं, कर्ल किसी वेक्टर के रोटेशन को, परिसंचरण को बताता है। ठीक है, तो जब हम किसी वेक्टर का कर्ल निकालते हैं तो वो क्या आएगी, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, सदिश राशि आती है। डाइवर्जेंस जब हम निकालते हैं किसी सदिश का तो वहां पर हमें अदिश मान प्राप्त होता है, और जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं किसी स्केलर का तो वो हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कर्ल को पढ़ रहे हैं। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास में डेफिनेशन, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। यानी अगर हमें किसी डायरेक्शन में कर्ल निकालना है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में हम इस वेक्टर का, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो क्या है, a है, सदिश राशि। इस सदिश राशि का हम किसी दिशा में अगर घटक निकालें, इसका कर्ल का घटक अगर हम निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, उसके लंबवत जो हमारा बिंदु है, यहाँ पर बिंदु क्या है, P बिंदु है, उसको घेरने वाला जो पृष्ठ होगा उसका रेखा समाकल डिवाइडेड बाय उसका एरिया। ठीक है, यानी इस P को घेरने वाला, यहाँ पर हम स्मॉल ये लेंगे लाइन, जो यहाँ पर एरिया आता है वो क्या होगा, इसका स्मॉल एरिया होगा। यानी इस बिंदु को घेरने वाला जो क्षेत्रफल है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इस पूरे लाइन इंटीग्रल को। यहाँ पर पूरा जो एरिया होगा इसके लिए हम रेखा समाकलन का मान ज्ञात करेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से। और हमारा जो एरिया है वो बहुत ही स्मॉल होता है, डेल्टा ए टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, आप लोगों ने जो रेखा समाकलन पढ़ा है, लाइन इंटीग्रल पढ़ा है आप लोगों ने, वो क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में लाइन इंटीग्रल क्या होता है, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो होगा, यहाँ पर अपना
कंप्लीट हम लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो आएगा वो क्या आता है, यहाँ पर डीएल हमारा ये लाइन एलिमेंट है, तो लाइन एलिमेंट कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने किसको डिफाइन किया था, डीएस से। डीएस का मान हमने निकाला था H1 DU1 H2 DU2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो वेक्टर है ए, इसकी इस U1 डायरेक्शन के अंदर हमारा घटक हम A1 ले लेते हैं, इधर हम A2 ले लेते हैं, और U3 की डायरेक्शन में A3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, जो रेखा समाकलन होगा वो क्या होगा, H1 DU1 यानी A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है। और DL को हमने डिफाइन किया हुआ है DS से। तो कर्ल की ये जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। A वेक्टर डॉट DS वेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं U3 के अलोंग इसका घटक निकालते हैं कर्ल का, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, A3 का मान, A3 के अनुदिश क्या निकालते हैं, इसका कर्ल निकालते हैं, ठीक है। तो कर्ल जब हम निकालते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मान लो हमारे पास में A3 में अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लेते हैं, इस A3 के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इस के परपेंडिकुलर जो एरिया है इस बिंदु के का हम क्या लेंगे, यहां से इस एरिया का लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय ये एरिया। तो यहाँ पर जब हम U3 में निकाल रहे हैं तो ये एरिया कौन सा आएगा हमारा, इस U1 और U2 के अलोंग, ठीक है। यानी हमने पृष्ठ कौन सा लिया है, ये जैसे कि हमारे पास है, मान लो हमें Z एक्सिस के अलोंग निकालना हो तो हम एरिया कौन सा लेंगे, dx dy, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर अपने पास में कि ये अपनी तीनों कर्व हैं, तो U3 के अलोंग अगर हम निकाल रहे हैं तो ये वाला एरिया हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसकी जो कर्ल की डेफिनेशन है वो क्या होगी, लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, यानी जिस पॉइंट के अनुदिश हम निकाल रहे हैं उसके इसके चारों ओर इसका क्या जाएगा, रेखा समाकलन डिवाइडेड बाय इसका उस बिंदु को घेरने वाला जो क्षेत्रफल होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस बिंदु को घेरने वाला हमारा क्षेत्रफल हमने ले लिया डेल्टा ए, और ये सारे लाइन इंटीग्रल हम निकाल लेंगे जो भी अपने पास में है, 1 2 1 2 3 4, ये चारों लाइन इंटीग्रल हम निकाल लेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल कर्ल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, U3 के अनुदिश सदिश A के कर्ल का घटक निकालने के लिए U3 के लंबवत बिंदु P को घेरने वाला यहाँ पर हम लिख लेंगे कि किसी सदिश A के कर्ल को निम्न प्रकार लिखते हैं, ठीक है। सिंपली ये वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे U1 U2 H1 H2 H3 इनकी टर्म्स में हम कर्ल को निकाल रहे हैं, यानी हम किसमें, वक्र रेखीय निर्देशांकों के अंदर निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जो भी हम निकालेंगे वक्र रेखीय निर्देशांकों के अंदर निकालेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर अगर हम कैलकुलेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करें तो क्या होगा, वो बहुत ही लेंदी और टफ हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको सोल्व करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम यूज कर सकते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, स्फेरिकल यूज कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र रेखीय निर्देशांकों में, फिर उसके बाद में हम लोग सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के अंदर उसका मान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस वक्र रेखीय निर्देशांक जो है हमारे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर हम इनके मान निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो कर्ल होगा वो लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, रेखा समाकलन डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। तो अब हम U3 के अनुदिश निकाल रहे हैं, तो U3 के परपेंडिकुलर वाला एरिया हम लेंगे। ठीक है, तो यहां से अपना आ जाएगा कि U3 के लंबवत बिंदु P को घेरने वाला क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, OAFBO लेते हैं। ठीक है, सदिश A का U1 के अनुदिश घटक क्या है हमारा A1 तथा U2 के अनुदिश घटक A2 है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि हम U3 के अनुदिश अगर कर्ल निकाल रहे हैं तो हमारा एरिया हम ये वाला लेंगे OAFBO, और इसके अंदर U1 के अलोंग A का जो कंपोनेंट होगा वो A1 है और U2 के अलोंग जो कंपोनेंट है वो A2 है। ठीक है, तो यहां तक अपना आ गया। अब हम निकालते हैं कि O से A तक रेखा समाकलन, O से A तक रेखा समाकलन। रेखा समाकल क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल क्या होता है हमारा A वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और dl हमारा यहाँ पर ds से है। ये ds को आप लोग एरिया एलिमेंट मत समझना, ये क्या है, लाइन एलिमेंट है, dl है ये। ठीक है, तो यहां से अपना O से A तक रेखा समाकल कितना हो जाएगा, A वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और कहां से कहां तक, O से A तक। ठीक है, O से A तक हमारा A वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसका मान कितना आएगा, A डॉट dl हम निकाल रहे हैं, तो dl का मान कितना है h1 du1, और A वेक्टर का कंपोनेंट क्या है A1, तो हमारे पास में आ जाएगा A1 h1 du1। ठीक है, तो यहां से यहां तक अपना आ गया A1 h1 du1। अब हम निकालते हैं, पहले हम U1 के अनुदिश निकाल लेते हैं, तो यहां तक तो हमारा क्या आ गया A1 h1 du1। अब दूसरी लाइन इंटीग्रल क्या होगा, इस माइनस U की डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर पॉजिटिव ले रहे तो वाली हमारी क्या हो जाएगी माइनस। तो हम F से B तक अगर हम निकालें तो कितना आएगा, इसको लिख लो, इसके अंदर यहाँ पर हमारा एन कैप भी आएगा, क्योंकि हम जिस भी पॉइंट को घेरने वाला जो हमारा क्षेत्रफल है उसके अंदर अगर हम कर्ल निकालते हैं तो डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एरिया तो जो है वो इस प्लेन में है और डायरेक्शन क्या है U3 इसके परपेंडिकुलर वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एन कैप भी आ जाएगा। तो A वेक्टर डॉट dl वेक्टर आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं F से B तक रेखा समाकलन, F से B तक रेखा समाकल कितना होगा, इंटीग्रेशन F टू B A वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, A डॉट dl हमारा जो होता है। अब F से B क्या होगा, O से A हमारा पॉजिटिव है तो F से B नेगेटिव आ जाएगा, और ये अपना आएगा माइनस। अब इसके अंदर क्या होगा, यहां वाला लाइन इंटीग्रल तो आएगा ही, साथ में यहां से यहां तक जाएंगे वो वाला चेंज। ठीक है, क्योंकि इस वाले लाइन इंटीग्रल के बाद में अगर हम यहां वाला निकालें तो क्या आएगा,
यहां से यहां तक पहुंचने में जो चेंज आया है वो आ जाएगा। तो साथ में ही क्या हो जाएगा, A1H1 प्लस यहां से यहां तक का चेंज किस दूरी में आया है, H2 दूरी में। ठीक है, तो हम H2 के रिस्पेक्ट में चेंज अगर हम लिखे तो क्या होगा किसके अंदर, इस लाइन इंटीग्रल में, तो ये हो जाएगा डेल A1H1 और किसके रिस्पेक्ट में, H2 के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा H2 इसे हम लिख सकते हैं H2 और ये तो अपना चेंज आया है, इनटू हम डिस्टेंस कर देंगे तो ये लाइन इंटीग्रल का मान आ जाएगा अपना। ठीक है, अगर हमारे पास में जैसे मान लो कि वेलोसिटी में अगर हम चेंज निकाल रहे हैं dv/dt टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर हम उस टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दें कि t2 - t1 जो हमारा टाइम इंटरवल है, तो हमारे पास में ओनली क्या बच जाता है, ये जो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना चेंज आया है जिसके रिस्पेक्ट में, H2 del U2 के रिस्पेक्ट में, वो हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिस्टेंस से H2 du2। ठीक है, जैसे हम dv/dt मल्टीप्लाई अगर हम dt करते हैं तो हमारे पास में चेंज आ जाता है, वैसे यहाँ पर अपन यहां से पहले यहां तक का हमारा ये जो लाइन इंटीग्रल था वो A1H1 du1 था, फिर हम इस H2 du2 डिस्टेंस तक का जो चेंज है उसको इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे जितने डिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब O से A तक का और F से B तक का हमारे पास में आ गया। O से A तक का हमारा कितना है, A1H1 du1। अब हम निकालते हैं B से O तक, तो B से O तक का रेखा समाकलन क्या होगा, B से O तक रेखा समाकल B से O तक रेखा समाकल जो होगा वो हमारा आ जाएगा। अब B से O तक का हम निकालेंगे तो ये वाली जो हमारी डायरेक्शन है, इस तरह से हम चल रहे हैं इस कर्व में। ठीक है, तो अगर हम इसके अलोंग चल रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हम B से O वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे तो यह आ जाएगा -A2H2 du2। ठीक है, B से O तक का जो हमारा रेखा समाकल है B2O A वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वो कितना आ जाएगा A2H2 du2, क्योंकि U2 के अलोंग A का जो कॉम्पोनेंट है, इस वेक्टर का जो कॉम्पोनेंट है U2 के अलोंग कितना है, A2 है, तो ये हमारा A2H2 du2 आ गया। ठीक है, फिर B से O तक का हो गया, फिर हम निकालते हैं A से F तक। A से F तक रेखा समाकल लाइन इंटीग्रल का मान A से F तक। ठीक है, तो A से F तक का हमारा रेखा समाकल जो होगा A2F कितना हो जाएगा, A वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब ये वाला जो लाइन इंटीग्रल आएगा, फिर से इसमें हमें क्या निकालना है, H1 du1 के रिस्पेक्ट में चेंज इतना, प्लस यहां से यहां तक वाला जो वैल्यू आएगी। अब ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि B से O हमने नेगेटिव ले लिया है, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस A2H2 du2 प्लस किसके रिस्पेक्ट में, H1 du1 के रिस्पेक्ट में। इस लाइन इंटीग्रल के अंदर जो चेंज है डेल A2H2 du2 डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में, H1 du1, तो H1 del u1 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो हमारे पास में आ जाएगा लाइन इंटीग्रल का मान आ जाएगा H1 du1। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, जो चारों हमारे लाइन इंटीग्रल आ रहे हैं वो ये आ गए। अब इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल इसको परिबद्ध करने वाला जो क्षेत्रफल है उसके अनुदिश हमारा कंप्लीट लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करके और इसको परिबद्ध करने वाला, इसको बाउंड करने वाला जो एरिया है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में कर्ल का मान आ जाएगा किसके अलोंग, U3 डायरेक्शन के अलोंग।
तो हम इन्हें ऐड करें, इन पर इक्वेशन नंबर डाल लेना। जो हमारी फर्स्ट कर्ल वाली थी, जो हमने लिखा था कर्ल ऑफ ए, वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये हमारी सेकंड हो जाएगी, और इसके बाद में हमने इसको निकाला था, ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगी, और ये वाली हमारी फिफ्थ हो जाएगी। ठीक है, तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लो फिर। ठीक है, तो हम पूरा जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा हम ऐड कर दे, जो हमारी इक्वेशन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो अपना आ जाएगा। अतः बंद वक्र ओ ए एफ बी ओ के अनुदिश कुल रेखा समाकल कितना हो जाएगा, ओ ए एफ बी ओ ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू, इन सब मानों को हम ऐड कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ओ टू ए वेक्टर डीएस वेक्टर प्लस फिर अपना ए टू एफ, फिर अपना बी टू नहीं एफ टू बी, और फिर अपना आ जाएगा इसके अलोंग बी टू ओ। इन सब के हम वैल्यूज रख दें, तो ये हमारे पास में क्या थी, सबसे पहले हम लिखें ओ से ए तक, तो ओ से ए तक हमारा मान क्या था, A1H1 DU1, तो यह आ जाएगा A1H1 DU1 प्लस ये वाली वैल्यू हमारी A2F क्या थी, यह आ जाएगी प्लस A2H2 DU2 प्लस 1/H1 डेल अपॉन डेल U1 और A2H2 DU2 H1 DU1 प्लस इसके अलोंग F2B, तो ये हमारा माइनस में था, F2B हमारा क्या था, माइनस A1H1 DU1 प्लस 1/H2 डेल U2 और डेल A1H1 DU1, ठीक है, और H2 DU2 माइनस B2O हमारा क्या था, A2H2 DU2, ठीक है। ये हमारे पास में A1H1 DU1, A से F जो था वो हमारा A2H2 DU2 प्लस जो इसमें चेंज आ रहा था और जिस दूरी में आ रहा था वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसके अलावा F2B हमारा क्या हो जाएगा, A1H1 DU1 प्लस जो चेंज इनटू दूरी माइनस का A2H2 DU2, तो ये हमारे पास में कंप्लीट आ गया रेखा समाकल जो है इसका। इसको हम लोग सोल्व कर लें और डिवाइडेड बाय हम क्या कर दें, एरिया से, तो हम लिख देंगे बिंदु P को परिबद्ध करने वाला क्षेत्रफल
परिबद्ध करने वाला क्षेत्रफल क्या होगा? डेल्टा ए इक्वल्स टू अपने पास में क्या है? H1 du1 H2 du2। ठीक है, तो ये हमारे पास में एरिया आ जाएगा, इसको लिख लो। ठीक है, तो अब जो हमारा टोटल लाइन इंटीग्रल है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एरिया से। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? A1H1 du1 माइनस का A1H1 du1, ये अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये वाला अपना हट जाएगा। तो इसको लिखने से पहले एक बार इसको थोड़ा सोल्व कर लेना कि जो हमारा कुल रेखा समाकल है OAF BO A वेक्टर डॉट DS वेक्टर, वो कितना हो जाएगा? ये वाला कैंसिल, A1H1 du1 ये भी कैंसिल हो गया, A2H2 du2 ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अपने पास में? H1 से H1 कैंसिल, तो यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल U1 A2H2 du2 और साथ में du1। ठीक है, और माइनस डेल अपॉन डेल U2 H2 से H2 कैंसिल, और यह आ जाएगा A1H1 du1 du2। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल A2 अपॉन डेल U1। ठीक है, और यहां से अपने पास में ये H2 du1 du2, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं du1 du2 को। इसको हम लिख लेंगे A2H2। ठीक है, और माइनस का डेल अपॉन डेल U2 A1H1, ये हमारा बाहर आ जाएगा du1 du2। ठीक है, अब हमारा जो एरिया है डेल्टा ए का मान कितना है? H1 du1 H2 du2, तो हम लिख सकते हैं अतः सदिश A का U3 के अनुदिश ठीक है, U3 के अलोंग कर्ल कितना आएगा? अनुदिश कर्ल का घटक कितना आ जाएगा अपने पास में? कर्ल ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट U3 के अनुदिश, तो ये अपना आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट डेल्टा ए टेंस टू क्या था? 0, और इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट DS वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना? डेल्टा ए। तो हम वैल्यू रख दें सारी, तो ये अपने पास में आ जाएगा डेल अपॉन डेल U1 A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1, और यह आ जाएगा du1 du2 डिवाइडेड बाय H1 H2
du1 du2, तो du1 du2 कैंसिल और 1/h1 h2 बच जाएंगे। तो इसका कर्ल का जो घटक आ रहा है u3 के अनुदिश कितना आ गया, तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/h1 h2 डेल अपॉन डेल u1 a2h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1h1। ठीक है, ये हमारे पास में u3 के अनुदिश आ गया। ठीक है, इसको लिख लो। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार u1 के अनुदिश और u2 के अनुदिश, फिर जो हमारा टोटल आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल कर्ल का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार u1 के अनुदिश घटक कंपोनेंट हमारा u1 के अलोंग तो ये अपना आ जाएगा अपने पास में कर्ल ऑफ ए वेक्टर 1/h2 h3। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में इसी प्रकार आता है। तो हम जहां पर अपना h1 h2 है तो इसके लिए अपना आ जाएगा h2 h3 डेल अपॉन डेल u2, और ये अपने पास में यहां पर अपना a2 h2 है, इसके लिए अपने पास में आता है ये a3 h3। ठीक है, ये अपना आ जाएगा a3 h3 माइनस का डेल अपॉन डेल u3 और a1 h1 की जगह अपना a2 h2। ठीक है, इसी प्रकार u2 के अनुदिश घटक u2 के अनुदिश अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और यह आ जाएगा 1/h3 h1 डेल अपॉन डेल u3। ठीक है, ये हमारे पास में आता है डेल अपॉन डेल u3, और ये a1 h1 माइनस का डेल अपॉन डेल u1 और a3 h3। ठीक है, ये हमारे पास में तीनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इनका हम योग करें तो अपने पास में टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हमारा जो तीनों हमारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनका हम योग कर देंगे तो हमारे पास में कुल कर्ल का मान आ जाएगा, और वो वैल्यू क्या होगी, हम लिख सकते हैं तीनों घटकों का सदिश योग करने पर यह आ जाएगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर u1 के अलोंग e1 कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर u2 के अलोंग e2 कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर u3 के अलोंग, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी e3 कैप। ठीक है, तीनों को हम लोग ऐड कर दें तो ये अपने पास में आ जाएगा प्लस 1/h2 h3। ठीक है, 1/h2 h3 डेल अपॉन डेल u2 a3 h3 माइनस डेल अपॉन डेल u3 a2 h2। ठीक है,
इसके साथ में हमारी डायरेक्शन आ जाएगी E1 कैप, इसके साथ में आ जाएगा E2 कैप, प्लस ये जो हमारा थर्ड है यह आ जाएगा 1/H3H1, इसकी हमारी डायरेक्शन E3 कैप, और ये हो जाएगा सम डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कर्ल का मान आ गया, ये हमारे पास में आ गया टोटल कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो होगा टोटल क्या हो जाएगा, इनका सदिश योग होगा। E1 कैप E2 कैप हमारे पास में डायरेक्शन आ जाएंगी। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1/H1 H2 H3। अगर हम H1 H2 H3 तीनों को कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर अपने पास में ये हमारा थर्ड वाला कंपोनेंट था। ठीक है, जो हमारा U1 है, सबसे पहले हमारा U1 के अलोंग आएगा, E1 के हमारा उसके साथ में आएगा, फिर हमारा U2 के अलोंग, और फिर U3 के अलोंग। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले U3 को लिखा हुआ था, तो टोटल जो हमारे पास में आएगा वो इस प्रकार आ जाएगा E1 कैप डिवाइडेड बाय H2 H3 और डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस का डेल अपॉन डेल U3 A2 H2 प्लस E2 कैप H3 H1 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 माइनस का डेल अपॉन डेल U1 A3 H3 प्लस E3 कैप डिवाइडेड बाय H1 H2 डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस का डेल अपॉन डेल U2, और यह आ जाएगा अपने पास में डेल अपॉन डेल U2 और A1 H1। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीनों कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं H1 H2 H3 को, तो 1/H1 H2 H3, तो यहाँ पर अपना H2 H3 कॉमन आ गया तो H1 बच जाएगा, तो H1 E1 कैप और डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2 प्लस इसके साथ में बच जाएगा H2 E2 कैप। ठीक है, और डेल बाय डेल U3 A1 H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3 H3 प्लस E3 कैप H3, और यहां पर अपना बच जाएगा डेल बाय डेल U1 A2 H2 माइनस का डेल अपॉन डेल U2 A1 H1। ठीक है, ये हमारे पास में आ गए, तीनों जो कंपोनेंट्स आएंगे वो इस फॉर्म में आ गए। ठीक है, और इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए की फॉर्म जो हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, वो हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ल ऑफ ए जो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो कर्ल ऑफ ए होगा डेल क्रॉस ए, ठीक है, उसे हम क्या लिख सकते हैं 1/H1 H2 H3, और ये अपने पास में आ जाएगा, यहां पर अपना
जो डायरेक्शन आती है, जैसे हम लोग लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था वो क्या थी, आई कैप, जे कैप, के कैप आती है अपनी। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप और H3 E3 कैप, ये अपने पास में आ जाएगा H3 E3 कैप, ठीक है। और यहां पर अपना आ जाएगा डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2 और डेल अपॉन डेल U3, और यहां पर A1 H1, A2 H2 और A3 H3, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसी प्रकार इक्वेशन प्राप्त होती है। तो कर्ल ऑफ ए का मान कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या आ गया, इस प्रकार आता है, ठीक है। इसको लिख लें, ठीक है। तो हमारे पास में जो हमारे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र है, उसमें हमारा जो कर्ल होता है उसका मान इस प्रकार आता है। ये सेम प्रोसेस जो होती है हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर जो आप लोग पढ़ते हैं, बस वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप आता है। यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पर ए एक्स, ए वाई, ए जेड हम कॉम्पोनेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जनरल फॉर्म है, ये हमारे किसी भी प्रकार की कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हो सकता है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे कि किसी भी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है उसे हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ठीक है।